हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। मार्केट में ट्रम्प साहब ने अनदर 25% टैरिफ लगाया। पहले 25% लगाया था, तो टोटल अभी 50% टैरिफ है, जो कभी भी अच्छी बात नहीं है ऑफ कोर्स। और ये सही तरीका भी नहीं है वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ के साथ डील करने का। चाहे अमेरिका का एटीट्यूड चाइना के साथ हो, चाहे रशिया के साथ हो, चाहे फिर ब्राज़ील के साथ हो, चाहे इंडिया के साथ हो। इट्स नॉट ए गुड एटीट्यूड। और ख़ास तौर से उस कंट्री के साथ जिस कंट्री के साथ यहाँ पर टेक्नोलॉजी के तालमेल रहे हों, एक फेवरेबल कंट्री रही हो, वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन हो। तो ऐसा लगता है कि जैसे ट्रम्प साहब कहते हैं कि अब बिलियंस ऑफ डॉलर्स विल फ्लो इन आर कंट्री यहाँ पर टैरिफ लगने से। तो सबसे पहले तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लोगों को बुद्धू बनाने जैसा है, क्योंकि अगर वहाँ पर चीज़ें महंगी होंगी तो वो महंगी ऐसा नहीं है कि वो पैसे कहीं और से आएंगे, वो पैसे वहीं के लोग वापस से ज़्यादा दिया करेंगे। तो अगर जेम्स एंड ज्वेलरी पर ज़्यादा उन्होंने टैरिफ लगाया है, तो या तो वो दूसरी कंट्री से परचेज करेंगे या इंडिया से परचेज करेंगे। इंडिया से परचेज करते हैं तो ऑफ कोर्स दे विल बी पेइंग मोर। हु विल बी पेइंग मोर? द सिटीजन्स ऑफ दैट कंट्री। तो अगर मैंगोज के ऊपर भी वो ऐसे करते हैं तो मैंगो वहाँ पर कौन महंगा खरीदेगा? वहाँ पर ऑफ कोर्स वहीं के सिटीजन्स परचेज करेंगे। कपड़े भी इसी तरह की चीज़ है। लेकिन पॉइंट ये आता है कि विवेक भाई, ऐसा नहीं है कि वो कपड़े इंडिया से लेते तो अब कहीं और से ले लेंगे। कहीं और से भी ऐसा नहीं है कि ट्रम्प ने कोई भी कंट्री छोड़ी है यहाँ पर जहाँ पर उन्होंने टैरिफ नहीं लगाया हो। द क्वेश्चन इज ओनली कि बांग्लादेश के ऊपर 15, 17, 18, 19% है, या फिर इंडिया के ऊपर पहले 25% था, अभी 50% है। तो ये कहीं तक भी हो सकता है, लेकिन ये कितना सस्टेनेबल है? ये बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है। उसका रीज़न है, एक मेरी समझ है कि रबर को कभी भी इतना नहीं खींचना चाहिए कि वो टूट जाए, क्योंकि टूट गई तो रबर तो टूट गई, रबर दूसरी आ जाएगी, लेकिन वो दोनों तरफ से आप ही के हाथों को चोट पहुंचाएगी और कभी वापस से जुड़ेगी नहीं। यहाँ पर अमेरिका 3 फाइट बेसिकली हार चुका है, जिसका ये एक रिएक्शन है। 3 फाइट कैसे हार चुका है? ईरान का जो न्यूक्लियर वेपन बनाने का प्रोग्राम जो ये खत्म करना चाहते थे, वो खत्म नहीं हुआ। दे हैड ऑलरेडी रिमूव्ड ऑल द आर्सनल फ्रॉम देयर जो वेयर हाउसेस थे और जो उनके टेक्नोलॉजी सेंटर्स थे, न्यूक्लियर प्रोग्राम के सेंटर्स थे, वहां से वो रिमूव कर चुके थे उनकी बमबारी से पहले। दूसरा, उन्होंने जो अटैक किया था यूएस बेस पर कुछ कंट्रीज में, वो पहले से ही बता दिया गया कि हम अटैक करेंगे और ऐसे होगा, ये होगा, लेकिन इतना नहीं समझा था कि ईरान के पास इतना आर्सेनल होगा कि आपके डिफेंस सिस्टम को यहाँ पर बेकार कर सकते हैं। और अगर थोड़ी सी लंबी चली जाती ये लड़ाई तो इजराइल के भी डिफेंस सिस्टम यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। और एक बार डिफेंस सिस्टम खत्म हो जाए ना, तो उसके बाद सारी फाइट सिर्फ एक चीज के ऊपर बचती है कि अटैक करने के लिए आर्सेनल किसके पास कितना ज्यादा बचा है। ईरान के पास बहुत बड़ी क्वांटिटी में है, तो यहाँ पर ईरान हारा नहीं है। सेकेंड पॉइंट, जो रशिया यूक्रेन वॉर है, रशिया यूक्रेन वॉर में जो मेजर डील थी यूएसए के साथ, जो सबको आइडिया भी है इस बात का और पता भी है कि $500 बिलियन के आसपास नाटो ग्रुप ने और यूएसए ने, सब लोगों ने मिलकर यूक्रेन को यहाँ पर हेल्प की। और बदले में जो माइंस थी, जो मेटल एरिया था जहाँ पर मेटल्स हैं और जहाँ रेयर अर्थ वाले माइनिंग के नेचुरल रिसोर्सेस हैं, कि वो हमें मिल जाएंगे। लेकिन रशिया ने उस एरिया को पहले अपने कब्जे में कर लिया, तो वो वहां पर $500 बिलियन खर्च भी हो गए और अभी कुछ मिला भी नहीं। सेम इंडिया पाकिस्तान वॉर में जो सबको आइडिया भी है अगेन, क्योंकि अब ये कोई स्टेटमेंट आ नहीं सकती कहीं पर, लेकिन जब आप सर्च करोगे ना तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी भी कि जो न्यूक्लियर वेपन्स पाकिस्तान के पास हैं, वो पाकिस्तान के नहीं होकर वो यूएसए के हैं और उनको वहां पर हमने भारी नुकसान पहुंचाया है। तो इसलिए थोड़ा सा वो परेशान है। इसलिए मुनीर को वो बार बार बुला भी रहे हैं, जो पाकिस्तान के चीफ आर्मी चीफ हैं, और उनको कभी लंच पर बुलाते हैं, कभी कैसे। तो वो हालचाल यही पूछा जाता है कि भाई हमारा कितना बचा, कितना नहीं बचा, क्योंकि यही एक प्रॉब्लम है। और इसी चीज को लेकर बांग्लादेश की ड्यूटी कम कर दी, पाकिस्तान की ड्यूटी कम कर दी, पाकिस्तान को और हेल्प कर रहे हैं। वहां पर वो ऑयल फील्ड में वहां पर तेल निकालेंगे। तेल निकालना उतना आसान नहीं है दूसरी किसी कंट्री में जाकर। और लेट्स सी, बलूचिस्तान में वो सारा एरिया है जो इंडिया के इन्फ्लुएंस में काफी हद तक है। तो चारों तरफ से ये एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है इंटरनेशनल लेवल पर लेकर। 3 वॉर्स चली, तीनों में ही ये हालत है। और 4th वॉर जो बेसिकली चल सकती है मे बी चाइना और ताइवान की, उसमें भी
ताइवान नहीं जीतने वाला, दैट इज ए वेरी स्मॉल कंट्री इन फ्रंट ऑफ चाइना। तो यहाँ पर भी वो हारते हुए नजर आते हैं। एक और चीज जो अमेरिका को साफ साफ नजर आती है कि जिस तरीके से 20 ईयर्स बैक या 15-16 ईयर्स बैक चाइना जब इंडिया जितना था उस टाइम पर उसने तरक्की करनी शुरू की, उसको रोक नहीं पाए। इंडिया इज ऑल्सो इन द सेम पोजिशन कि अभी जिस तरीके से इंडिया चल रहा है इसको भी रोक नहीं पाएंगे। तो जितना डिस्टर्ब कर सकते हैं उतना डिस्टर्ब कर सकते हैं। लेकिन यहाँ समझने की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो नेट एक्सपोर्ट है, यानी कि नेट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों को एडजस्ट करने के बाद में जो हम नेट एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए को, वो $40 बिलियन के आसपास है, $40 बिलियन के आसपास है। अब इंडिया की जीडीपी कितनी है? इंडिया की जीडीपी $4 ट्रिलियन है, यानी कि $4000 बिलियन है। $40 बिलियन $4000 बिलियन का 1% है। अगर वो पूरा का पूरा अफेक्ट भी होता है तो सबसे पहली बात तो इंडिया के लिए अच्छी बात इसलिए नहीं है क्योंकि $40 बिलियन का उस एक्सपोर्ट करने में लाखों लोग शायद रोजगार पा रहे होंगे और वो एकदम से डिस्टर्ब हो जाएंगे। लेकिन अगर हम एज ए कंट्री देखें, इंडिविजुअल लेवल पर जाकर नहीं देखें, एज ए कंट्री देखें, तो $4000 बिलियन में से $40 बिलियन का एक्सपोर्ट कम हो जाना और अगर वो प्रोडक्शन बंद भी हो गई तो 1% का इंपैक्ट आना है। यानी कि अगर हम 6.5% से यहां पर ग्रो करते और 1% ये बंद हो जाए तो अभी 5.5% से हम यहां पर ग्रो करेंगे। यानी कि पहले 400 बिलियन थी, अभी 7% उसके ऊपर 28 बिलियन एक्स्ट्रा होता, यहां पर 4000 बिलियन थी तो 280 बिलियन ज्यादा होता। 280 बिलियन ज्यादा होने के बदले 40 यहां से निकाल लो तो 240 बिलियन ज्यादा हुआ, यानी कि 4240 बिलियन हो गया। तो एज सच कुछ भी इंपैक्ट नहीं है। 6.5% ग्रोथ के बदले इट विल बी 5.5% ग्रोथ। लेकिन जो तानाशाही है अब वो नहीं चलेगी। इंडिया खुलकर सामने आ पाएगा। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका छोटी है तो अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं और उसका जिक्र भी नहीं आया यूएस वाले इन सारे एपिसोड में। लेकिन ये 4 कंट्रीज अब डीडॉलराइजेशन की बात कर सकते हैं, यहाँ पर अपनी करेंसी लाने की बात कर सकते हैं, क्योंकि जब तक समझदारी से किसी को दबाया जाए तो दबाया जा सकता है, यहाँ पर डिप्लोमेसी से दबाया जाए तो दबाया जा सकता है। लेकिन धमकी देकर जब किसी भी कंट्री के लीडर्स पर बात आती है ना, उनकी इंसल्ट पर बात आती है और झूठ फरेब की बात आती है, क्योंकि वहां पर वो झूठ कुछ भी बोल लेते हैं, मतलब उनको फर्क नहीं पड़ता। चाहे सामने वाला कुछ भी कहता रहे, वो अभी फिर से भी बोल सकते हैं वापस से कि इंडिया और पाकिस्तान की वॉर मैंने बंद कराई तो मुझे नोबेल पीस पुरस्कार दे दो। वो बोल सकते हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं। देखो, एक इंसान जो उस इंसान को डिच कर सकता है ना, जो उसको पावर में लेकर आया, यहाँ पर जैसे एलोन मस्क की मैं बात करता हूँ। एलोन मस्क पावर में लेकर आए, $300 मिलियन खर्च किए, जो एक फिगर न्यूज में आती है, और अगर उसको बाहर उठाकर फेंक सकते हैं और वहां पर उसी की ही इंडस्ट्री के ऊपर नेगेटिव पॉलिसी ला सकते हैं, तो वो इंसान कुछ भी कर सकता है। मतलब वहां कोई उनसे समझदारी की उम्मीद नहीं की जा सकती। तो जिस इंसान से समझदारी की उम्मीद ही नहीं की जा सकती, उस टाइम तो मौका होता है यहाँ पर कि जो अफेक्टेड कंट्रीज हैं वो एक स्ट्रॉन्ग स्टैंस ले लें। वो स्ट्रॉन्ग स्टैंस होगा भी, उसमें कोई दो राय है नहीं, और इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इस बात से। हाँ, इंडिया को अभी सबसे पहले क्या करने की जरूरत है, वी नीड टू हैव आवर ओन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा पॉइंट है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। और वर्ल्ड ओवर सिर्फ 2 ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक मीन्स अगर कंप्यूटर्स की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज और यहाँ पर मैक का जो iOS सिस्टम है, और मोबाइल में 2 है, एंड्रॉयड एंड iOS। तो ये एक ऐसी चीज है कि इसके बिना काम नहीं चलने वाला है। दूसरा, एनर्जी यहाँ पर, यानी कि ऑयल एंड गैस। जब तक इंडिया में यहाँ से एक्सप्लोरेशन शुरू नहीं करेंगे और इसको फास्ट ट्रैक नहीं करेंगे, ये इंटरनेशनल प्रेशर बना रहेगा, किसी ना किसी एंगल से प्रेशर बना रहेगा। थर्ड, जो चिप्स है, यानी कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, जब तक इसको फुल फ्लेज यहाँ से अपनी जितनी भी रिक्वायरमेंट है इसको पूरा नहीं करेंगे, तब तक ये प्रेशर बना रहेगा। ये 3 ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। क्योंकि डिफेंस को लेकर मैं इतना इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि डिफेंस में इंडिया आगे बढ़ता जा रहा है, और जो अपना एलाय है रशिया, जहां से डिफेंस की एक मेन पूर्ति होती है, उसने आज तक हमें डिच नहीं किया और अभी भी वो साथ ही खड़ा है। तो लेकिन उस चीज को भी पूरा करने की जरूरत है यहाँ पर डिफेंस में हम अच्छा कर रहे हैं, आगे बढ़े हैं। तो उसमें इनिशिएट करने के बदले सिर्फ रफ्तार देने की जरूरत है, लेकिन बाकी तीनों चीजों को यहाँ पर इनिशिएट करने की जरूरत है। हमारा सारा डेटा व्हाट्सएप पर रहे अमेरिकन कंपनी, हमारा सारा डेटा जीमेल पर रहे अमेरिकन कंपनी, हमारा सारा डेटा
मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों यूएस की कंपनीज, कंप्यूटर सारे यूएस की कंपनीज से, सॉफ्टवेयर से चलते हैं। सो इट्स नॉट ए गुड आइडिया, एंड ये सर्वाइवल वाला पॉइंट है नहीं। किसी भी टाइम पर अगर बहुत ज़्यादा हद हो जाए और वो कहें कि इंडिया के सारे मोबाइल बंद कर दो, तो उनको सिर्फ वहाँ पे स्विच ऑफ करना है और पूरी इकोनॉमी एकदम से बंद हो जाएगी। तो हम अगेंस्ट एक लेवल से ज़्यादा नहीं जा सकते। ऑफकोर्स उसके बारे में इंडियन गवर्नमेंट को सोचने की जरूरत है। लेकिन डीडॉलराइजेशन यहाँ से नजर आता है, तो यहाँ यूएस के पास दो रास्ते हैं इमीडिएट। इधर वो 50% जो टैरिफ है कुल मिलाकर उसको रिड्यूस करके 10-15% पर लेकर आए, जो अपना एक एग्रीमेंट होना है, वो एग्रीमेंट एक दोनों म्यूचुअल रेस्पेक्ट के साथ हो, या वो डीडॉलराइजेशन के लिए तैयार हो जाए। तो क्योंकि मरता क्या नहीं करता, एक बहुत पुरानी कहावत है, वो सिचुएशन आ गई है। तो या तो वो बैंड हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, या फिर इंडिया भी उतनी स्ट्रांग हो जाएगी और बाकी कंट्रीज के साथ मिलकर। और जैसे ही 25% एक्स्ट्रा टैरिफ की बात हुई अमेरिका की तरफ से टोटल 50% करने के बाद, तो इमीडिएटली खबरें आ गई दैट इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू चाइना ऑन 31 अगस्त। और इमीडिएटली यहाँ से जो हमारे अजित डोभाल जी हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो पुतिन जी से मिलने भी गए और उन्होंने मुलाकात भी की। सो हम डायरेक्ट यूएस प्रेसिडेंट को जवाब देने के बदले हम उनको डिफरेंट तरीके से हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि उनको जवाब देने से कुछ नहीं होने वाला। वो सिर्फ एक चीज चाहते हैं कि जैसे टिम कुक ने अभी उनको एक 24 कैरेट का एक बहुत भारी सा एक गिफ्ट दिया, तो उनको गिफ्ट चाहिए, उनको पर्सनल होता ना पुचकारना, बड़े सेठ जी हैं, इज्जत की बात है, तो उस एंगल में है, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर अमेरिका। क्योंकि जैसे चाइना को अमेरिका नहीं रोक पाया, इंडिया को भी अमेरिका नहीं रोक पाएगा। चाइना भी 15-16 ईयर्स पहले इसी सिचुएशन में था, उसके बाद ही उन्होंने इस सिचुएशन को हैंडल करना शुरू किया और सेल्फ इंडिपेंडेंट हुए। कौन सी चीजों में, जो चीजें क्रिटिकल हैं और बाहर से आती हैं, क्रिटिकल चीजें डिफरेंट हैं, वहां पर एक इंटेलिजेंस है। अब क्रिटिकल को कैसे यहां पर आइडेंटिफाई किया जाए, आप एक चीज समझो, अमेरिका ने कौन सी चीजों पर इंडिया में गुड्स के ऊपर 50% टैरिफ लगाया, ये बात समझने की है। सिर्फ उस आइटम पर जिस आइटम को वो दूसरी कंट्री से सोर्स कर सकते हैं। जिस आइटम को दूसरी कंट्री से सोर्स नहीं कर सकते, उसके ऊपर उन्होंने टैरिफ नहीं लगाया है। उन्होंने फार्मा पर टैरिफ नहीं लगाया, क्योंकि बाकी कोई भी कंट्री जेनेरिक ड्रग्स उस प्राइस पर दे ही नहीं सकती। आप जितना मर्जी टैरिफ लगा लो और दूसरी कंट्री से जितना मर्जी टैरिफ कम कर लो, उसके लिए इंटेलिजेंस चाहिए। तो वहां टैरिफ नहीं लगा। आईटी एक्सपोर्ट पर कोई टैरिफ नहीं लगा। मोबाइल फोन्स जो आईफोन के जा रहे हैं यहां से बनकर, वो अनअफेक्टेड हैं। तो आप अगर समझोगे तो जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, जहां ना पढ़ा लिखा होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस चाहिए, ना ज्यादा स्किल्स चाहिए, सिर्फ वो सेक्टर्स यहां पर अफेक्टेड हैं। और उन्हीं सेक्टर्स को यहां पर दूसरी कंट्रीज से सोर्स किया जा सकता है। उसी माल को यहां पर बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, या बाकी कंट्रीज से सोर्स किया जा सकता है इंडिया के कंपैरिजन में। आईटी पर नहीं लगा सकते। आईटी पर लगाकर देखो, आपकी अपनी जो वहां की टेक्नोलॉजी फर्म्स हैं, वो इमीडिएटली लॉस मेकिंग नहीं बन जाए तो बात है। फार्मा पर करके देखो, फार्मा पर नहीं कर पाओगे, इमीडिएटली आपका वहां इन्फ्लेशन शूट अप नहीं कर जाए तो बात है। So we need to understand, we need to actually move from very low class labor industry export house to the skilled export house, intelligent export house. ये switch जरूरी है। Now we are $4 trillion economy. हम लेबर वाली काम को करके और दूसरी कंट्रीज को चीप लेबर वाला वर्क एक्सपोर्ट करके करने के बदले, हमें अपनी इंडियन पॉपुलेशन को यहां पर इंटेलिजेंट बनाकर, यहां पर हाईली स्किल्ड बनाकर, और जहां पर कंपटीशन बाकी कंट्रीज के साथ नहीं है, उस प्रोडक्ट को बनाकर आगे बेचने की जरूरत है। यहां पर हम ऐसा नहीं कर सकते कि सब्स्टिट्यूट हो जाए कि इंडिया से नहीं लेंगे तो बाकी पाकिस्तान से ले लेंगे। पाकिस्तान उस काम को कर ही ना पाए, वो काम हमें करने की जरूरत है। तो कौन सी इंडस्ट्री अनअफेक्टेड है और कौन सी अफेक्टेड है, वो एक ही पॉइंट है। जिस काम को दूसरी किसी कंट्री से सोर्स किया जा सकता है वो अफेक्टेड है, और जिसको नहीं किया जा सकता वो अनअफेक्टेड है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, और इसी चीज से हमें सीखने की जरूरत है। एक और चीज आप ध्यान से समझना, जिस तरीके से वेस्टर्न वर्ल्ड ने चाइना +1 पॉलिसी को यहां पर स्टार्ट किया कि 100% चाइना के ऊपर डिपेंडेंट मत हो, यहां पर एक और कंट्री देखो, चाहे वो वियतनाम है, चाहे वो फिलीपींस है, चाहे वो आपकी इंडोनेशिया है, चाहे वो फिर इंडिया है, चाहे वो बांग्लादेश है। इसी तरीके से ग्लोबल साउथ, जो ग्लोबल साउथ आप सर्च करके देखना, यानी कि जो भी डेवलप कंट्रीज नहीं है, बड़ा छोटा सा पॉइंट है, उनके सामने भी अब एक दूसरा पॉइंट आ गया है। सेम इसी तरह की पॉलिसी आ गई है।
यूएस प्लस वन। तो 100% यूएस के ऊपर डिपेंडेंट होना इज नॉट ए गुड आइडिया। नाउ दीज कंट्रीज विल कम टुगेदर एंड जो पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड है वो और ज्यादा स्पीड से इस ग्लोबल साउथ को आगे बढ़ते हुए दिखेगा, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाए ना तो उनको मारा पीटा नहीं जाता। जब वो अपने बराबर कंधे तक आ जाए ना और कान तक आ जाए, जो पुरानी कहावत है कि जब बेटा कान तक आ जाए, ईयर तक आ जाए, तो उसको थप्पड़ नहीं मारा जाता, उसको दोस्त बनाकर साथ में लिया जाता है। क्योंकि थप्पड़ मारोगे तो भाग जाएगा, आप एक थप्पड़ मारोगे वो आपसे रिलेशन कट कर लेगा, बिकॉज इतना वो डिपेंडेंट अपने ऊपर हो चुका है, सेल्फ डिपेंडेंट हो चुका है। आपके ऊपर से डिपेंडेंसी उसकी इतनी हद तक नहीं रही। अब वो हो सकता है कि आप पहले उसको 10,000 रुपीज पॉकेट मनी देते थे या 5,000 रुपीज पॉकेट मनी देते थे, आप कान पे थप्पड़ मार के उसको भगा दो और 5,000 पॉकेट मनी नहीं दो, वो कितने दिन तक 5,000 पॉकेट मनी को लेकर आपके पास रहेगा? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन। आप 2 बार थप्पड़ मारोगे, तीसरी बार वो कहेगा 5,000 आपके नहीं चाहिए, आप अपने पास रखो, आई विल मेक माई सेल्फ, एंड ही विल डू एनीथिंग एंड ही विल मेक हिमसेल्फ। और उस दिन जो वो डिपेंडेंट बनेगा ना, उस दिन बड़े को पछताना पड़ेगा। सेम ही सिचुएशन है, आप बड़े हो, ये दोनों तीनों चारों कंट्रीज आपके कान तक पहुंच रही हैं, आप इनको थप्पड़ मार के नहीं काम करा सकते, इनको दबा नहीं सकते, इनको प्यार से अपने साथ लेकर चल सकते हो। यू नीड टू एक्सेप्ट दिस रियलिटी दैट चाइना, रशिया, इंडिया, ब्राजील, दीज आर मेजर इकोनॉमीज एंड यू कैन नॉट बुली देम। तो अब इस बात को एक्सेप्ट करना ना बड़ा मुश्किल होता है। ये नवाबों वाली चीज है कि मर जाएंगे लेकिन नवाबी खत्म नहीं करेंगे। तो या फिर और दूसरी जो पुरानी अपनी ऐंठ में रहने वाले लोग हैं, तो ऐसा है नहीं, ऐसा होता नहीं है। ये हीरोपंती सारी निकल जाती है। इट्स अ मैटर ऑफ 10 years, 15 years, जब वी विल बी एग्जैक्टली लाइक चाइना विच इज टुडे, क्योंकि चाइना 2009 में एग्जैक्टली सेम थी जितने अभी हम हैं। इट्स बीन ए मैटर ऑफ 16 years ओनली। इंडिया विल बी इवन प्रोग्रेसिंग फास्टर देन चाइना जितने ईयर्स में, क्योंकि कॉपी करना आसान है। अब कुछ लोग कहते हैं कि वहां पर हिंदू मुस्लिम नहीं है, वहां पर जो चाइल्ड पॉलिसी थी वो है, वहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी। उन सब चीजों से उतना बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। आप चाइना के रूरल एरिया को जाकर देखो, वहां भी उतनी ही गंदगी है, वहां की ट्रेन भी उतनी ही बेकार रहती है, वहां की ट्रेन में भी भेड़ बकरियां चलती हैं। और जब मैं कह रहा हूं कि भेड़ बकरियां चलती हैं, तो आप भेड़ बकरी करके इन चाइना ट्रेन आप यही सर्च कर लेना, वीडियोस निकल कर आएंगी, ऐसी बात नहीं है। और वो बहुत पुरानी वीडियोस नहीं है, वो लेटेस्ट वीडियोस हैं। और गंदगी आप सर्च करोगे ना चाइना की ट्रेन में, तो वो भी आपको नजर आएगी एग्जैक्टली सेम तरीके से। रोजी पिक्चर हमेशा रहे ऐसा नहीं है। वो रियलिटी देखना अलग बात है। जैसे गुड़गांव की अच्छी वीडियोस भी आप देख सकते हो और गुड़गांव में सड़कों पर पड़ा हुआ कूड़ा भी देख सकते हो। तो जो दो दिखना चाहता है वो दोनों चीजें हैं। ऐसी चाइना में भी दोनों चीजें हैं। $14,000 इकोनॉमी में हम $70,000 इकोनॉमी से कंपेयर नहीं कर सकते। चाइना की जो इकोनॉमी है $14,000 पर कैपिटा है, इंडिया की 28-2900 है और चाइना की 2800 ही थी 2009 में। तो यहाँ पर घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है। जहां तक चार्ट की बात है, मैं एक बार आपको चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ। और चार्ट पैटर्न दिखाते हुए मैं आपको एक वीडियो भी दिखाता हूं जो मैंने बनाई थी, मार्केट आउटलुक फॉर नेक्स्ट फ्यू वीक्स। और ये 1 मंथ पहले मैंने वीडियो बनाई थी और इसमें आपको कुछ चीज बोली थी, आप एक बार ध्यान से सुनना इस बात को। तो एक बार वो रिटेस्ट करने 300 को आती है। हाँ, आवाज कैसे आएगी? ओके, आवाज नहीं आएगी, कोई बात नहीं। तो इसको आप ये देखो कि यहाँ पे पैटर्न बनाया था कि इस तरीके से नीचे आएगी 23,933 तक और फिर वापस से यहाँ से चलना शुरू करेगी, क्योंकि कोई भी चीज लगातार ऊपर नहीं जाती और 300 मूविंग एवरेज तक आती है। अब अगर हम इस बात को देखें तो एग्जैक्टली यही चीजें यहाँ पर हुई। और अभी जो चार्ट पैटर्न है, चार्ट पैटर्न में आप देखोगे तो हम सेम लेवल पर आ गए हैं। और जो यहाँ पर सपोर्ट मैंने बताई 23,933, जो नीचे वाले ये दोनों लेवल्स हैं, सेम ही लेवल पर अभी सपोर्ट आती हुई नजर आती है और यहां तक अब आ सकती है। तो पहला जो सपोर्ट था, पहला सपोर्ट हमारा 24,500 पर था, दिस वन। अगर मैं वापस से आपको बताऊं, दिस सपोर्ट यहाँ पर, दिस सपोर्ट। अब ये सपोर्ट क्योंकि कल इंट्राडे में टूटी लेकिन वापस से रिकवर कर गई थी, आज ये नीचे टूटकर बंद हुई है, तो ये सपोर्ट अब टूट चुकी है। अब नेक्स्ट जो सपोर्ट आती है ना, वो यहां से 2-3% नीचे आती है और ये इतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मेरे पास कोई रीजन नहीं है 2% नीचे वाला कि हम 23,800 के आसपास तक पहुंचे या 23,900 तक पहुंचे, कि ये सपोर्ट किसी भी रीजन से टूटे। ये सपोर्ट मुझे टूटती हुई नजर नहीं आती, क्योंकि चीजें फैक्टर इन हो चुकी हैं और जो टोटल इंडियन इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट है वो इतना नहीं है कि हमारी मार्केट इस टाइम पर जो बुल रन स्टार्ट कर चुकी है वो 7% से ज्यादा टूटे। टोटल 1% का इंपैक्ट है, उससे ज्यादा इंपैक्ट नहीं है, तो घबराने वाला कुछ नहीं है।
अगर पैसे हैं तो और लगाने की ज़रूरत है, और जो ऑलरेडी पैसा लगा हुआ है मार्केट में उसको होल्ड करके रखने की ज़रूरत है, टारगेट पर निकलने की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें एक बात से समझ में आ जाना चाहिए कि डायरेक्ट ट्रंप को रिस्पॉन्ड करने के बदले, उसको डायरेक्ट आंसर करने के बदले हमारे आंसर किस तरह के हैं कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पुतिन जी से मिलने गए, और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इमीडिएटली चाइना के प्रेसिडेंट से मिलने की बात कर ली, और वो 31 अगस्त को जा भी रहे हैं। तो ये एक डायरेक्ट आंसर है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में है, जो रॉक सॉलिड है। सीधे यहाँ पर बदतमीज होने की जरूरत नहीं है कि दूसरी कंट्री को डेड इकोनॉमी बोला जाए या बाकी कुछ कहा जाए। वी डोंट नीड टू बी ए मिसबिहेव्ड पर्सन, ए बैड माउथ। किसी भी बैड माउथ को आंसर कभी भी बैड माउथ में देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर समझदारी से डिप्लोमेसी, रियल पॉलिटिक्स यहाँ पर चाहिए, नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए। देयर इज नथिंग टू वरी। मैं 100% इन्वेस्टेड ऑलमोस्ट हूँ अभी। यहाँ पर जब ऊपर गई थी मार्केट, और जब मैंने लास्ट टाइम मार्केट बनाई थी तब 20-25% कैश में रखा था, क्योंकि कुछ स्टॉक्स में टारगेट हिट हुए थे, एंड यहाँ पर नज़र आ रहा था, और इसीलिए मैंने वीडियो भी बनाई थी कि आप समझ पाओ। मैं डायरेक्टली आपको नहीं कह सकता कब खरीदना है, कब बेचना है, लेकिन वो समझदारी आपको दिखानी है कि जब मार्केट एक लीप जंप ले चुकी हो और 300 मूविंग एवरेज दूर हो, और हमेशा से पैटर्न ये कहता हो कि 300 मूविंग एवरेज पर नीचे चीज़ें आती हैं, तो उसके बाद ऊपर जाने की हमें वेट करनी चाहिए, और नीचे आ जाए। रीजंस अपने आप से क्रिएट होते हैं नीचे आने के बाद। तो वी नीड टू शो द विजडम, इंटेलिजेंसी, और ये प्रैक्टिस से होगा, क्योंकि गाड़ी चलाना सिखाया जा सकता है, फास्ट गाड़ी चलाना नहीं सिखाया जा सकता, वो आपको सीखना है। मैं सिर्फ गाड़ी चलाना सिखा सकता हूँ। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक दोस्तों के साथ शेयर करो, और देखते रहो, समझते रहो। आई विल कीप ऑन शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विद यू। अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।